बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज S.C. बेदी जी द्वारा लिखित तिब्बत की बेटी। राजी, कभी तुमने तिब्बत के बारे में सोचा है? भारत में ऐसा कौन होगा जो तिब्बत के बारे में ना जानता हो। तिब्बत पहले स्वतंत्र था, जहाँ बौद्ध लामाओं का शासन था, जो शांति प्रिय लोग थे, जो युद्ध के नाम से ही नफरत करते थे। एक दिन चीनी शासकों ने तिब्बत पर हमला करा और आसानी के साथ तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, जो पहाड़ों का देश भी कहलाता है। ठीक कहा। चीनी शासकों ने वहाँ अत्याचार की हद कर दी है। वे औरतों बच्चों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आते। आज वहीं के बारे में एक समाचार छपा है। चीनियों ने 10 किशोरों व 12 औरतों को गोलियों से भून डाला। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। बिना बलिदान व त्याग के स्वतंत्रता नहीं मिलती। तिब्बतियों को ना जाने अभी और कितने और बलिदान देने पड़ेंगे। क्या भारत उनकी मदद नहीं कर सकता? दलाई लामा व वहाँ के कुछ और नेताओं को शरण देकर भारत उनको मदद दे रहा है। भारत उन्हें सिर्फ राजनीतिक मदद दे सकता है, फौजी मदद नहीं दे सकता। फौजी मदद देने से भारत चीन युद्ध छिड़ जाएगा। भारत अभी चीन से युद्ध करना नहीं चाहता। ये तो कायरता है। तुम्हारी सोच को मैं गलत नहीं कहूँगा। तभी भोलू अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला, एक तिब्बती बाहर खड़ा है। उसने आपके लिए लिफाफा भेजा है। राजन ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया, जिस पर नीले आकाश को छूते हुए गगनचुंबी पहाड़ों की श्रृंखला थी, जो सफ़ेद चांदी जैसी बर्फ से ढके थे। नीचे लिखा था तिब्बत। शोभा बोली, मुझे लगता है इस लिफाफे का संबंध तिब्बत से है। इसमें से पत्र निकाल कर पढ़ो। राजन ने लिफाफा फाड़कर पत्र निकाला और उसकी तहें खोलने लगा। बहुत सुंदर लिखाई में पत्र लिखा था। शोभा भी पढ़ने लगी। भारत के महान सपूत राजन, नमस्कार। आपका मेरा कोई परिचय नहीं है, इसलिए ये पत्र पाकर आपको आश्चर्य ज़रूर होगा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपराध से नफरत करते हैं, दुखों व सताए हुओं का सहारा हैं। मैं चाहती हूँ आप हमारा भी सहारा बने। तिब्बत हिमालय का एक हिस्सा है। मैं उसी देश की बेटी हूँ, जिसे पीले चीनियों ने जबरन अपने अधिकार में ले लिया है। आज चीनी हमारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बौद्ध मंदिर नष्ट किए जा रहे हैं। लड़कियों की आबरू को रौंदा जा रहा है। औरतों व बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं। जनता को पीड़ित किया जा रहा है ताकि वो स्वतंत्रता का नाम ना ले। देशभक्त युवाओं को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया जाता है। चकाई लामा ऐसा नौजवान है जिसने तिब्बत में चीनियों के विरुद्ध बगावत का झंडा गाड़ दिया था। प्राण न्यौछावर करके भी उसने देश को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया था। उसे चीनियों ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 दिन बाद उसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाएगा। अगर चकाई को मार डाला गया तो बगावत की आग काफ़ी हद तक ठंडी पड़ जाएगी। ये आग ठंडी ना पड़ने पाए, ये मेरी कोशिश है। इसके लिए चकाई को बचाना ज़रूरी है। यूँ तो चकाई मेरा भाई है और मुझे फ़ख्र है। मैं उस देशभक्त की बहन हूँ। बहन के नाते नहीं, बल्कि देश के लिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ, क्योंकि उसी ने उस संगठन को जन्म दिया था जो आज देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। राजन, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हमारी मदद करें। मैं अपने 2 ख़ास आदमियों के हाथ ये पत्र भेज रही हूँ। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो ये बात अवश्य सोच लें। इस अभियान में कदम कदम पर मौत बाहें पसारे खड़ी है। अगर आप इनकार कर देंगे तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप पर हमारा कोई जोर नहीं। हाँ कर देंगे तो तिब्बत की जनता आपका एहसान मानेगी। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, आपकी दोस्त तिब्बत की बेटी नाफी। पत्र पढ़ने के बाद शोभा व राजन ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शोभा बोली, राजी, क्या सोचा? पत्र लाने वाले से बात करते हैं।
राजन ने कहा, फिर भोलू से उसे अंदर भेजने के लिए कहा। नेक्स्ट पार्ट। इकबाल गुनगुनाता व जिस्म को लहराता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ तो शोभा व राजन को एक तिब्बती से बातें करते देखकर ठिठका। शोभा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवर जी, बहुत खुश नज़र आ रहा हूँ। शायद अपनी सल्लो से मिलकर आ रहा हूँ। सल्लो जी मिल जाती भाभी जान तो नाश्ता हुआ आता। इस समय तो सिर्फ उसकी तस्वीर के दर्शन करके आ रहा हूँ। वो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गई हुई है। लेकिन ये तिब्बती यहाँ कैसे? राजन बोला, बैठ जाओ। सर्दी शुरू होते ही तिब्बती मर्द और औरतें सारे भारत में ऊनी स्वेटर बेचने आते थे। इसलिए इकबाल बैठता हुआ बोला, लगता है इस तिब्बती को तुम लोग बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाले हो। चाहे जितना बड़ा ऑर्डर दे दो, मेरे लिए 2 फुल 2 हाफ यानी 4 स्वेटर ज़रूर ख़रीद लेना। रंग लाल, पीला, नीला और हरा होना चाहिए। ये तो लड़कियों के कलर हैं। आजकल लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियां फ्लैट व लड़के ऊंची अड़ी की चप्पल पहनते हैं। इसी पर एक झक सुनाता हूँ। अगर बकवास करनी है तो तुम दोनों बाहर चले जाओ, राजन ने तीखे स्वर में कहा। शोभा व इकबाल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर होठ बंद कर लिए। तिब्बती खामोशी से उन्हें देख रहा था। राजन ने तिब्बती से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? सीमा पार करते हुए चीनियों के हाथों मारा गया, कहते हुए उसकी आंखें भीग आईं। तुमको तिब्बत से चले कितने दिन हो गए? 15 दिन। यानी 5 दिनों के बाद चकाई लामा को मौत की सज़ा दी जाएगी। जी हाँ, समय कम है। चकाई को रखा कहाँ गया है? लहासा तिब्बत की राजधानी के पास एक गांव है, वहाँ की जेल में उन्हें रखा गया है। लेकिन वहाँ तो कोई जेल नहीं थी। चीनियों ने वहीं फौजी जेलें बनाई हैं, वहीं फौजी छावनी भी है। गिरफ्तारी के बाद चकाई से कोई तो मिला होगा। नाफी ने बहुत कोशिश की थी लेकिन चीनियों ने मिलने नहीं दिया। नाफी के साथ अवश्य बुरा व्यवहार किया गया होगा, शोभा ने पूछा। 2 दिन कैद में रखकर उस पर सख्ती की गई थी, लेकिन जन आंदोलन के कारण उसे छोड़ दिया गया। ऐसी सख्ती के तो हम लोग आदी हो चुके हैं। तुम्हारा नाम क्या है? यागली। अगर हम चकाई की सहायता के लिए ना पहुंच सके तो तुम लोग क्या करोगे? चकाई के बाद अब नाफी ही हमारी लीडर है। उसके नेतृत्व में हम अपने प्राण देकर भी चकाई को स्वतंत्र कराने की कोशिश करेंगे। तुम अपने संगठन की योजना बताओ, राजन ने पूछा। क्या आप सहायता के लिए तैयार हैं? सोच कर बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हमारे 2 फौजी दल छावनी पर हमला करेंगे, एक दाईं तरफ से, दूसरा बाईं तरफ से। जेल किधर है? बाईं तरफ। तब दाईं तरफ हमला क्यों करोगे? ताकि उनका ध्यान दाईं तरफ चला जाए और फिर बाईं तरफ भारी हमला करके हम चकाई को छुड़ा लेंगे। वहाँ चीनी सैनिकों की संख्या कितनी है? लगभग 1000। और तुम लोगों की संख्या क्या होगी? 200 से कुछ ज़्यादा। तब तो सफलता मिलना कठिन है। हम उनके शस्त्र भंडार को बारूदी सुरंगों द्वारा उड़ा देंगे। उनके सैकड़ों सैनिक मारे जाएंगे। उसके बाद हमारा हमला होगा। क्या शस्त्र भंडार तक सुरंग बना ली गई है? अब तक सुरंग बनकर तैयार हो गई होगी। राजन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, नाफी ने यह कैसे सोच लिया कि हमारी सहायता कारगर सिद्ध होगी? हम तिब्बती सोचते हैं राजन इकबाल से ज़्यादा बुद्धिमान व बहादुर जासूस इस दुनिया में नहीं। इसके अलावा हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा भारत जैसी है। इसलिए नाफी को विश्वास है कि आप लोग हमें इस संकट से बाहर निकाल लेंगे। राजन इकबाल व शोभा के होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर राजन ने पूछा, वहाँ की जनता क्या सोचती है? आज़ाद होने के लिए सब तड़प रहे हैं। सत्य व अहिंसा के पुजारियों ने भी अब आज़ादी के लिए राइफल उठा ली है। राजन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तिब्बत की जनता के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। हम समय पर तिब्बत पहुंच जाएंगे। यागली का चेहरा खुशी से खिल उठा।
अब तो मुझे वहाँ का नक्शा और सारी जानकारी दो। उसने हाँ में सिर हिला दिया। नेक्स्ट पार्ट। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। यागली कमरे में नहीं था, वो जा चुका था। खामोशी को तोड़ते हुए शोभा बोली, राजी, तुमने बिना सोचे समझे हाँ कहकर कहीं गलती तो नहीं की? कैसे? तिब्बत अब चीनियों का देश है, यानी हमारे दुश्मनों का देश। क्या हम तिब्बत जा सकेंगे? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हम नेक काम के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। तिब्बत की असहाय जनता की सहायता करना पुण्य का काम है। वैसे भी तिब्बत की बहादुर बेटी ने मुझसे सहायता मांगी है, मैं इनकार कैसे कर सकता था। सर्दियों के दिन है, वहाँ तो दिन रात ठंड पड़ रही होगी। ऐसे खतरनाक मौसम में हम अपने अभियान को कैसे अंजाम दे सकेंगे? मैंने कहा ना, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वैसे अगर तुम्हें जाने से डर लगता हो तो तुम मत जाना। क्या कहा तुमने? यानी मैं डरपोक हूँ? फिर से कहो। बकअप शोभा, इकबाल बोला। आज तुमने अपना असली रूप दिखाया है। तुम चुप रहो तेवर जी। हाँ तो राजी, एक बार और कहो और फिर देखो मैं तुम्हारा मुंह कैसे नोचती हूँ। सॉरी शोभा, राजन मुस्कुराता हुआ बोला। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, अब मुस्कुरा दो। मुस्कुराना क्या शोभा भाभी, सिर्फ अपने मोतियों जैसे दांत दिखा दो। शोभा हंस पड़ी। इस खुशी में मैं तो ज़रूर जाऊंगा। जब तिब्बती यहाँ कर इतने सस्ते ऊनी स्वेटर बेचते हैं तो वहाँ तो 1-1 रुपए का मिल जाएगा। मैं तो 100 स्वेटर खरीद के लाऊंगा। राजन या शोभा कुछ बोलते तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। राजन ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ चीफ थे। राजन, जरूरी काम है, शीघ्र पहुंचो। क्या काम है? यहीं आने पर बताऊंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद होते ही राजन ने रिसीवर क्रैडल पर रखा, फिर बोला, चीफ ने बुलाया है, शायद कोई ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूं। ज़रूर जाओ, लेकिन कोई केस लेकर वापस मत आ जाना, वरना तिब्बत की बेटी से किया गया वायदा पूरा नहीं कर सकोगे। राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया और तेजी से बाहर निकल गया। नेक्स्ट पार्ट। चीफ ने सिगार सुलगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए बोला, तुम्हें एक कठिन अभियान पे जाना होगा। कहाँ? तिब्बत। राजन को ऐसा लगा जैसे खुशियों का फव्वारा फूट पड़ा हो। वो जल्दी से बोला, मैं तैयार हूँ, कब जाना होगा? क्या बात है, तिब्बत जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो? वहाँ जाने का कारण तक नहीं पूछा, जबकि तुम जानते हो तिब्बत जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। मौत को जब मैं अपने सीने से लगाए रहता हूँ तो उससे डरना कैसा? शाबाश, तुम्हारी बहादुरी की मैं ही नहीं सारा विभाग कदर करता है, तभी तो भारत की नई पीढ़ी तुम्हें अपना हीरो मानती है। वैसे तुम्हारे मन में कोई और बात हो तो बताओ। मैंने तिब्बत की बेटी को वायदा दे दिया है कि मैं उसकी सहायता के लिए तिब्बत ज़रूर आऊँगा, लेकिन वायदा देने के बाद यही सोचता रहा कि मैं वहाँ जाऊँगा कैसे। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, राजन ने कहा और जेब से नाफी का पत्र निकालकर चीफ की तरफ बढ़ा दिया। चीफ ने पत्र पढ़ा, फिर बोला, मैं तुम्हें वादा निभाने से नहीं रोकूंगा। तुम वहाँ जाकर नाफी की सहायता कर सकते हो, लेकिन जिस अभियान पर तुम्हें भेजा जा रहा है तुम्हें उसे भी पूरा करना है। अभियान क्या है? लहासा से कुछ दूर लिपांग दर्रे के पास चीनियों ने एक कारखाना लगाया है जहाँ चाउ मिसाइल बनते हैं। वो मिसाइल इतने शक्तिशाली हैं कि हमारी राजधानी तक मार कर सकते हैं। उस अवस्था में चीन से युद्ध होने की अवस्था में हमारी राजधानी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हें वो कारखाना हर हालत में तबाह करना है। मुझे वहाँ की पूरी स्थिति से अवगत कराइए
और उस जगह का एक नक्शा भी दे दीजिए। फिर चीफ ने पूरी जानकारी के साथ उसे नक्शा भी दिया। तब राजन ने पूछा, मैं अपने साथ कितने लोगों को ले जा सकता हूँ? 7 से 10 व्यक्ति। चुनाव तुम्हें करना है। हमारा एक विमान तुम सबको लहासा के पास उतार देगा। राजन का चेहरा इस समय खुशी से खिला हुआ था। नेक्स्ट पार्ट। विमान बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ उड़ा जा रहा था। पायलट के अलावा उसमें 6 व्यक्ति थे। शोभा, राजन, इकबाल, पवन, सलीम और विलियम। वो तीनों भी सीक्रेट सर्विस के सदस्य थे। सभी ने सामान पीठ पर बांध लिया था और कूदने के लिए तैयार थे। एक लंबी रॉड के अंदर रिंग लगा हुआ था जिसका हुक उनकी पीठ से जुड़ा हुआ था। राजी, शोभा बोली, अगर हमारे उतरने की खबर चीनियों को हो गई तो हम मुकाबला करेंगे। और अगर उन्होंने विमान पर बमबारी की तो? इकबाल भी बोला, तो एक बम तुम्हारे सर पर फटेगा। अपना सर फौलाद का बना है, बम की चोट नहीं आएगी। इकबाल ढिठाई से बोला। सब हंस पड़े। तभी पायलट की आवाज़ उभरी, हम अपनी मंजिल के करीब हैं। आप लोग कूदने के लिए तैयार हो जाइए। बारी बारी से सब कूदेंगे। राजन सबसे आगे था। वो तैयार हो गया। कुछ क्षणों के बाद पायलट का तेज स्वर उभरा, कूदो। राजन रॉड पर झूल गया, फिर सरकता हुआ विमान के बाहर निकल गया। इसी तरह बारी बारी से सब कूदे। सबसे अंत में इकबाल ने छलांग लगाई और चिल्ला उठा, अरे बाप रे! उसका पैराशूट नहीं खुला था। वो आसमान से फेंके पत्थर की तरह नीचे की तरफ गिर रहा था। उसे आसमान व बर्फीले पहाड़ घूमते नजर आ रहे थे। वो जानता था किसी पहाड़ से टकराते ही उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह सोचकर वो भी कांप ही रहा था कि उसका पैराशूट खुल गया। फिर वो हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। नीचे बर्फीले पहाड़, खड्ड व खाइयाँ फैली हुई थीं। कुछ दूरी पर उसे अपने साथी हवा में तैरते नजर आए। विमान उन्हें उतारकर वापस जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट। 25-25 की 2 कतारों में 50 सैनिक जेल की तरफ बढ़ गए थे। हाल्ट! जेल के सामने पहुंचकर ऑफिसर चीखा। सब सैनिक रुककर अटेंशन हो गए। जेल का फाटक खुला और एक तिब्बती युवक को जेल के अधिकारियों ने सैनिक को सौंप दिया। उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थीं। उसके बदन पर तिब्बती कपड़े थे। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था लेकिन जिस्म तना हुआ था। वो सुंदर व स्वस्थ युवक ही क्रांतिकारी चकाई लामा था। कुछ देर के बाद सैनिक उसे लिए हुए वापस चल पड़े। अब उनका रुख उस तरफ था जहां बगावत करने वालों को मौत की नींद सुलाया जाता था। वहां एक चौकोर ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। ऊंचाई पर एक रॉड लगी थी जिस पर जंजीरें लटक रही थीं। उन जंजीरों से चकाई के हाथ बांध दिए गए। चारों तरफ 200 फीट के फासले पर कांटेदार तारों की बाड़ लगी थी, जिसके दूसरी तरफ हजारों तिब्बती मौजूद थे। उनमें जो चीनियों का पक्ष लेते थे वो तमाशे का मजा ले रहे थे, और जो उनके शासन को गुलामी समझते थे वो चकाई को दी जाने वाली मौत से दुखी नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक जीप वहां आकर रुकी। कांटेदार बाड़ के अंदर की तरफ चबूतरे के पास खड़े सैनिक अटेंशन हो गए।
उसमें से मेजर जनरल वांगली उतरा, जिसे ख़ास तौर से बगावत करने वाले तिब्बतियों का सिर कुचलने के लिए बीजिंग से भेजा गया था। वो उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां काफ़ी लंबा गलीचा बिछा हुआ था। गलीचे के दोनों तरफ फूलों के गमले रखे थे। जनरल के हाथ में एक डंडा था। एक कैप्टन उसके पास आया और सल्यूट करके अटेंशन खड़ा हो गया। इस बागी की मौत की सजा की तैयारी की जाए। यस सर। कहने के बाद वो सैनिकों के पास पहुंच गया, उनसे कुछ कहा। उनमें से 10 चबूतरे के सामने एक लाइन में खड़े हो गए। सबके हाथों में राइफलें थीं, जिनका रुख चकाई की तरफ था। जनरल ने घड़ी देखी। अभी चकाई की मौत के 5 मिनट बाकी थे। 5 मिनट बाद जैसे ही वो काली छड़ी को हवा में लहराएगा, 10 सैनिकों की 10 राइफलें गर्ज उठेंगी और चकाई की लाश जंजीरों में झूल जाएगी। मौत को इतने करीब देखकर भी चकाई के होठों पर मुस्कान थी। तिब्बत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता जो चट्टान की तरह चबूतरे पर खड़ा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फिर लगातार धमाके होने लगे। सारी छावनी कांप उठी। फिर सबने शस्त्रागार की तरफ से आग के शोले उठते देखे। सभी स्तब्ध से उस तरफ देख रहे थे। फायरिंग की आवाज़ से उस तरफ का इलाका गूंज रहा था। चीनी सैनिक, जिन्हें इस हमले की तनिक भी उम्मीद नहीं थी, धड़ाधड़ मर रहे थे। लोगों में भगदड़ मच गई थी। कैप्टन, जनरल चीखा। यस सर। ये सब क्या हो रहा है? शायद बागियों ने हमला कर दिया है। इन बागियों ने बहुत परेशान कर रखा है। कुचल दो सबको। यस सर। चकाई की मौत के बाद उनकी कमर टूट जाएगी, फिर वो लोग अपने आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपका विचार ठीक है। जनरल चकाई को शूट करने का आदेश देता, उससे पहले ही एक पहाड़ी से फायरिंग हुई और वो 10 सैनिक ढेर हो गए जो चकाई को शूट करने वाले थे। कोई कुछ समझता, उससे पहले ही कुछ गोले वहां आकर गिरे, जिनमें गहरा सफ़ेद धुआं निकलने लगा। इसी के साथ चीनी सैनिकों पर फायरिंग भी होती रही। बहुत से सैनिक मारे गए। जो बच गए वो भागने लगे। उनमें मेजर जनरल वांगली भी शामिल था। जनता सिर पर पांव रखकर भाग रही थी। चकाई की आंखों में धुआं आने लगा था। उसने आंखें बंद कर ली और खांसने लगा। तभी उसे लगा उसके हाथ स्वतंत्र हो गए हैं और किसी ने उसको उठाकर कंधे पर लाद लिया है। फिर वो दौड़ने लगा। राजन, एक आवाज़ उसे सुनाई दी। हमारा पीछा किया जा रहा है। बूंदों ने उसे कंधे पर लादने वाला गुर्राया। चकाई सोचने लगा, ये हिंदी बोल रहे हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं। भारतीय उनकी मदद के लिए कैसे पहुंच गए? उसकी आंखें अभी तक जल रही थीं, इसलिए वो आंखें खोलकर अभी तक उन्हें देख नहीं सका था। गोलियों की आवाज़ से वो क्षेत्र गूंज उठा। कई चीखें उभरी, फिर शांत हो गईं। चकाई ने आंखें खोली तो बुरी तरह चौंका। उसके आसपास चीनी सैनिक खड़े थे। वर्दी चाहे चीनी फौजियों की थी, लेकिन शक्ल सूरत से भारतीय नजर आ रहे थे। सामने ही एक चीनी फौजी ट्रक खड़ा था। उसे उठाने वाला राजन था। उसको पांव पर खड़ा करने के बाद वो बोला, चकाई लामा, आप ठीक है ना? हाँ, जल्दी से ट्रक में बैठिए। अब रास्ता साफ है, राजन बोला। जल्दी निकल चलो। फिर वो सब भी ट्रक में बैठ गए। पीछे की तरफ सलीम,
पवन और विलियम बैठे थे। इकबाल ने चकाई की हथकड़ी खोल दी थी। राजन ट्रक ड्राइव कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद चकाई ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कौन हैं? मित्र, राजन बोला। क्या तुम लोग फौजी छावनी में ही रहते हो? हमारी शक्ल के लोगों को क्या तुमने छावनी में देखा है? शक्ल से तुम लोग भारतीय नजर आते हो, लेकिन चीनियों की वर्दी? छावनी के स्टोर कीपर को मारकर ये वर्दियां हासिल की गई थी। भारत से आए हो? क्या तिब्बत में ऐसा भारतीय है जो ऐसा दुश्वारी का काम कर सके? पहली बार शोभा बोली। चकाई चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। फिर उसने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मैं अभी तक फौजियों की पोशाक में तुम्हें लड़का समझ रहा था, लेकिन तुम तो लड़की हो। हमारे देश की लड़कियां कठिन से कठिन अभियानों में काम करती हैं और सफल होती हैं। ये शोभा है, इकबाल ने बताया। ट्रक इस समय छोटी सी पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था। एक तरफ खड्ड था जिसमें बर्फीला पानी बह रहा था, दूसरी तरफ पहाड़ था। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे। ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। शोभा बोली, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो मन को लुभा देने वाला है। आपको पसंद आया? मुझे तो धरती का स्वर्ग लग रहा है। जब ये देश स्वतंत्र था तब हम इसे स्वर्ग ही कहते थे, लेकिन जब से पीले चीनियों के नापाक कदम पड़े हैं ये देश नरक बन गया है। तुम लोग गुलामी का मतलब समझते हो? हमारी कई पीढ़ियां अंग्रेज़ों की गुलाम रही हैं। गुलामी सचमुच नर्क है। हिमालय का ये भाग घायल हो चुका है। देवताओं की इस धरती पर पापी चीनियों ने ढेरों घाव कर दिए हैं। रात के बाद ही सवेरा होता है। हमारे भारत में भी हुआ था, यहाँ भी होगा। उसी दिन का हमें इंतज़ार है। कुछ क्षण खामोशी छाई रही। फिर चकाई ने पूछा, हम इस समय कहाँ जा रहे हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ हम शरण ले सकें, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। इस इलाके में हम ज़्यादा देर तक चीनी सैनिकों से बच नहीं सकते। इसका एक ही उपाय है। क्या? भागते हुए हम अपने साथियों से मिल लेते। हम इस तरफ भागते हैं, इस बारे में वे सोच भी नहीं सकते। हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, जो शांत व जनविहीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सब तरफ तलाश करने के बाद चीनी हमें इसी तरफ तलाश करेंगे। तब हमारा बचना कठिन हो जाएगा। ये तो चिंता का विषय है, लेकिन जब आ ही गए हैं तो चीनियों से खुद को बचाना होगा और उन्हें ख़त्म भी करना होगा, इकबाल बोला। मैं 100 चीनी सैनिकों को तो ज़रूर ख़त्म करूँगा। शोभा भाभी, तुम भी बता दो। मैं 101 चीनी मारूंगी। तुमने तो इस तरह 101 कहा जैसे तुम शादी में शगुन दे रही हो। मौत से उनकी शादी होगी ना। राजन मुस्कुरा दिया। फिर चकाई से पूछा, पॉइंट 3 यहाँ से कितनी दूर है? अगले मोड़ से लगभग 200 कदम दूर। राजन ने ट्रक रोक दिया और पिछली खिड़की से झांकता हुआ बोला, सलीम, तुम यहीं उतर जाओ। चीनी फोर्स के आने की सूचना तुम ट्रांसमीटर पर मुझे दोगे। ओके, सलीम ने कहा और अपनी स्टेन गन संभालता हुआ नीचे उतर आया। राजन ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कोई 20 मिनट के बाद राजन ने फिर ट्रक रोका। इस बार उसने पवन से उतरने के लिए कहा। पवन नीचे उतरा और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। ट्रक जब फिर सड़क पर दौड़ने लगा तो चकाई ने पूछा, तुमने अपने 2 साथियों को अलग अलग जगह क्यों उतारा? वो हमारे लिए जासूसी करेंगे और चीनियों के आने की सूचना हमें ट्रांसमीटर पर देंगे। बहुत खूब, चकाई ने कहा और राजन को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। फिर पूछा, मेरे साथियों का न जाने क्या हुआ होगा। उनमें से बहुतों को तो कल ही चीनियों ने पकड़ लिया था ताकि तुम्हें मारते समय कोई गड़बड़ ना करे, और अब उन लोगों पर पीले कुत्ते जुल्म करेंगे।
कैद में होने के कारण तुम्हारे भागने का शक उन पर नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरा पता ठिकाना जानने के लिए तो उन पर जुल्म किए जाएंगे। सही कह रहे हो। अब उनका ट्रक जहाँ से गुजर रहा था वहाँ दोनों तरफ वृक्षों से ढकी पहाड़ियाँ थीं, जिसके ऊपरी हिस्से में बर्फ दिखाई दे रही थी। अब पूछताछ के बहाने मेरे साथियों पर खुलेआम जुल्म किए जाएंगे। मेरा भागना मेरी तिब्बती जनता के लिए मुसीबत बन जाएगा। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं? शोभा ने पूछा। एक उपाय है, मैं चीनियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दूं। नहीं, इस तरह हमारा अभियान असफल हो जाएगा। तभी ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। राजन ने ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। सरुब्रा। हेलो हेलो, कॉलिंग राजन, हेलो। स्पीकिंग। कोई ख़ास बात? हाँ, एक ट्रक जिसमें सैनिक भरे हुए हैं अभी अभी इसी राह से गया है। आगे एक जीप चल रही है। ठीक है, हम उनसे निपट लेंगे। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से सलीम की आवाज़ आना बंद हो गई। राजन ने ट्रांसमीटर ऑफ नहीं किया। चकाई बोला, दुश्मन आ रहा है। आने दो, उनका स्वागत करेंगे। ऐसा स्वागत कि यमराज व उसके चमचे उनकी लाशों के इर्द गिर्द मौत का डांस करेंगे। इकबाल बोला। और हम गोलियों के संगीत पर भांगड़ा नाचेंगे। शोभा बोली। चकाई उन्हें आश्चर्य से देख रहा था, जो चीनियों के आने से ज़रा भी भयभीत नहीं थे। थोड़ी देर के बाद फिर ट्रांसमीटर से संकेत आया और स्वरुब्रा। मैं सलीम बोल रहा हूँ। अभी अभी फौजियों से भरा एक ट्रक यहाँ से गुजरा है, साथ में एक जीप भी है। आने दो, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मेरे लिए क्या आदेश है? आगे बढ़ो और पवन को साथ लेकर सावधानी से दूसरी फौजी टुकड़ी के पीछे लग जाओ। ठीक है। राजन ने संबंध विच्छेद कर दिया और बोला, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? चकाई घबराए स्वर में बोला। वो संख्या में बहुत हैं, हम सब मारे जाएंगे। जिंदा गिरफ्तार होने से अच्छा हम मर जाना पसंद करेंगे। मेरे जहन में बचने का एक उपाय है। क्या? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ी गुफा है, हम ट्रक सहित वहाँ छुप सकते हैं। रात को इस इलाके में बहुत बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ पर टैरों के निशान उभर आएंगे और तब वो लोग हमें आसानी से तलाश कर लेंगे। राजन ठीक कह रहा है। शोभा बोली। आसमान पर बादल गिराएं, मेरे ख्याल से थोड़ी देर के बाद फिर हिमपात शुरू हो जाएगा। चकाई ने सोचा भी नहीं था कि वे भारतीय इतने बुद्धिमान हैं और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। राजन ने ट्रक रोक दिया और बोला, इकबाल, अब मोड़ आ गया है। वहाँ एक काली विशाल चट्टान दिखाई दे रही है। तुम चट्टान के पीछे छुप जाओगे और हमें दुश्मन के आने की सूचना दोगे। सीधी कार्रवाई मत करना। ओके। इकबाल पूरी तैयारी के साथ ट्रक से कूद गया। नेक्स्ट पार्ट। वहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा था। कभी भी दुश्मन की गोली से काम तमाम हो सकता था। लेकिन भारत के वो वीर मौत को भी मुंह चढ़ाने में लगे थे। हिमपात शुरू हो गया था। बर्फ के सफ़ेद फाए रुई की तरह गिर रहे थे। पहाड़ की चोटियों को बादल ने ढक लिया था। ठंड कम हो गई थी। बर्फ गिरते समय ठंड कम हो जाती है। इकबाल चट्टानों के बीच से होता हुआ बड़ी चट्टान तक पहुंच गया और बर्फबारी का आनंद लेने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा, जो आने वाले किसी भयंकर तूफान का संकेत था। ट्रांसमीटर पर संकेत मिलते ही उसने ऑन बटन दबाया। दूसरी तरफ से राजन उसे कॉल कर रहा था। मैं इकबाल दी ग्रेट बोल रहा हूँ। पहाड़ी मार्ग के आगे की स्थिति बताओ ताकि हम मोर्चा लगा सकें।
सड़क दाएं बाएं बल खाती हुई उस चट्टान के नीचे तक चली गई है। अगर मैं यहाँ से पैदल उतरूँ तो लगभग 8 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ। सड़क के किनारे एक तरफ खड्ड और दूसरी तरफ झरना है। सामने एक गगनचुंबी पहाड़ है। पहाड़ की एक तरफ दर्रा दिखाई दे रहा है। तुम ट्रक वहाँ पर छुपाकर मोर्चा लगा सकते हो। सड़क से फौजी ट्रक को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कोई ख़ास बात नज़र आए तो सूचित करना। इकबाल ने दूरबीन से आंख लगाकर सड़क की तरफ देखा, फिर बोला, 2 फौजी ट्रक व 2 जीपें चली आ रही हैं। जब तुम मोड़ मुड़ोगे तो वो तुम्हें अवश्य देख लेंगे। देखने दो, हम मोर्चा लगा रहे हैं, तुम ऊपर से हमला करना। ओके। राजन ने ट्रक दर्रे में छुपाया और मोर्चा लगा लिया। दुश्मनों के ट्रक व जीप खड्ड के पास पहुंचकर रुक गए। फिर सब नीचे उतर आए और ट्रक के पहियों के निशान देखकर आगे बढ़ने लगे। उनके विचार में ट्रक खड्ड में गिरकर तबाह हो चुका था। इकबाल ढलान से उतरकर काफ़ी नीचे आ गया था। फिर उसने 2 हैंड ग्रेनेड निकाले, खुदा का नाम लिया और पिन दांत से खींचकर एक ग्रेनेड उछाल दिया जो एक ट्रक के ऊपर गिरा। एक धमाका हुआ और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। दूसरे हैंड ग्रेनेड के धमाके ने बगल में खड़े ट्रक में आग लगा दी। कुछ सैनिक अभी भी ट्रक में मौजूद थे, वो सब मारे गए। जो बच गए थे वो बदहवासी की हालत में छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। राजन, शोभा, चकाई, विलियम ने मौके का फ़ायदा उठाया। फिर उनकी स्टेन गनें आग उगलने लगी। इकबाल ऊपर से बम बरसा रहा था। पवन व सलीम भी वहाँ पहुँच गए थे। उनकी स्टेन गन भी आग उगलने लगी थी। हमला चूंकि अचानक और 3 तरफ से हुआ था, इसलिए चीनी समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किधर फायरिंग करें। फिर वो इधर उधर फायरिंग करते हुए भागने लगे। अधिकतर गोलियों और बमों का शिकार हो गए थे। कई जिंदा ही खड्ड में जा गिरे थे। जब राजन इकबाल को विश्वास हो गया अब कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचा है, तो वो लोग बाहर आ गए। उनके चारों तरफ चीनियों की लाशें बिखरी हुई थीं। एक ट्रक जल रहा था, दूसरे के परखच्चे उड़ चुके थे। शोभा बोली, राजी, ये हमारी दूसरी फतह है। अभी तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत सारी जीत हासिल करनी है। दत्त तेरे की, राजन तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। इकबाल बोला, क्यों? मुझे लगा था तुम शोभा को शब्बू जी बोलोगे जैसे मैं सलमा को प्यार से सल्लू जी बोलता हूँ। ये जंग का मैदान है प्यारे, प्यार का नहीं। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभा ने राजन की तरफ देखा, फिर ठंडी आह भर कर रह गई, क्योंकि वो वर्षों से सपना संजोए बैठी थी कि उसका राजी एक बार उसे प्यार से शब्बू बोले, तब वो समझेगी उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन उसका पत्थर दिल अभी तक पिघल नहीं सका था। फिर राजन के आदेश पर सारे चीनियों की लाशों को जीपों व जले हुए ट्रक में भरकर खड्ड में धकेल दिया गया। हथियार उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट। मेजर जनरल वांगली ने अफीम के पत्तों से बना सिगार सुलगाया, फिर उसके कश लेते हुए सामने खड़े फौजी ऑफिसरों को घूरने लगा। अफीम के पत्ते होने के कारण धुएं में से दुर्गंध आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और नाट्य कद का एक चीनी व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। फिर सैल्यूट दागने के बाद वो बोला, जो लोग चकाई लामा को छुड़ाकर ले गए थे उनका पता लग गया है। कर्नल चिंग उनका पीछा कर रहे हैं। अभी अभी ट्रांसमीटर से मैसेज आया है, सैनिकों की 2 यूनिट उनके पीछे लगी है। गुड, तुम लोग सुन रहे हो? वो वहाँ मौजूद ऑफिसरों को संबोधित करता हुआ बोला। यस सर। तुम लोग फोर्स तैयार रखो
हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। पॉइंट 45 की तरफ वो गए हैं। वहाँ से तो भूटान की सीमा लगभग 150 किलोमीटर ही रह जाती है। खैर, मेजर पिंग, तुम रिपोर्ट दो। सवेरे 5:30 बजे शस्त्रागार के रक्षक को किसी ने गोली मार दी। छानबीन से मालूम हुआ किसी बाहरी व्यक्ति ने उसे गोली मारी थी। तो वो वही व्यक्ति होंगे जो चीनी वर्दी पहनकर चकाई लामा को छुड़ा कर ले गए। यस सर। लेकिन उन्होंने वर्दियां कहाँ से प्राप्त की? शस्त्रागार के स्टोर से। ओह, अब समझा। उन्होंने ट्रक भी वहीं से चुराया होगा। लेकिन वो लोग हैं कौन? मेरे विचार से वो लोग यहाँ के नहीं हैं, कैप्टन लाइची बोला। शायद अमेरिकी या ब्राज़ीली जासूस हो सकते हैं। क्या भारतीय नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, लेकिन भारतीयों में अब इतना दम नहीं। हमारे शासक जब चाहें धमकाकर उन्हें चुप करा देते हैं। शायद तुम भूल गए हो, ये वही भारतीय हैं जिनके एक सैनिक ने 1962 की लड़ाई में नेफा व लद्दाख के मोर्चों पर 100 चीनियों को मार गिराया था। याद है सर, लड़ने में भारतीय हमसे तेज़ हैं, मेजर बोला। सर, लद्दाख की तरफ कल रात एक विमान देखा गया था। मौसम खराब है, हो सकता है भटक कर इधर आ गया हो, जनरल बोला। हो सकता है वही भारतीय छाता सैनिकों को उतार कर गया हो। हो सकता है। तभी एक सिपाही घबराया हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ और बोला, सर सर सर, तबाह हो गई। क्या तबाह हो गई? हमारी 2 यूनिटें जो भगोड़ों का पीछा कर रही थीं। यानी भगोड़ों ने हमारे 60 सैनिकों को मार डाला? यस सर। कैप्टन जनरल वांगली गुर्राया। छोटे विमानों को उड़ान का आदेश दो, भगोड़ों को हर हाल में गिरफ्तार करना है। यस सर। मेजर पिंग, तुम 100 जवानों के दल के साथ उनकी खोज में लग जाओ। वो लोग बहुत चालाक और बहादुर नजर आते हैं। ओके सर। फिर दोनों ऑफिसर्स सैल्यूट जड़कर वहां से चले गए। ट्रक को राजन ने एक जगह रोक दिया। जहां चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर फैली हुई थी। राजन ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। पास ही एक गहरा खड्ड नज़र आ रहा था। वो बोला, सब लोग नीचे उतर आओ। क्या यहीं डेरा जमाने का इरादा है? इकबाल ने पूछा। सब नीचे आ गए थे। यहाँ तो हमें आसानी से देख लिया जाएगा। मैं यहाँ डेरा डालने के लिए नहीं उतरा, इस ट्रक को ठिकाने लगाना चाहता हूँ, क्योंकि टायरों के निशान की सहायता से वो लोग हमें आसानी से खोज लेंगे। गुड, तो तुम ट्रक से छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ, सामान उतारो, इस ट्रक को खड्ड में धकेलना है। सबने मिलकर ज़रूरी सामान उतारा और फिर धक्का देकर ट्रक को गहरे खड्ड में ढकेल दिया। ट्रक लुढ़कता हुआ खड्ड में जा गिरा। फिर एक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। शायद पेट्रोल की टंकी फट गई थी। फिर सबने अपनी अपनी पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। उन्होंने एक खड्ड पार करा। बर्फ अभी भी गिर रही थी। यहाँ कभी कभी 1-1 मीटर तक बर्फ गिरती है, चकाई ने बताया। तब तो हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, वरना हमारी कब्रें यहीं बन जाएंगी, राजन ने कहा। लेकिन यहाँ तो कोई सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं दे रहा। कोई गुफा तलाश करनी होगी। इस इलाके में कोई गुफा ज़रूर होगी। गुफा तलाश करते करते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। सलमा भी साथ होती तो एक साथ बूढ़े होते, एक जवान तो ना रह जाता। शोभा व सलीम हंस पड़े। राजन बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, तुम शैतान से भी ना जाने कितने जूते आ गए हो। किसी दिन इंची टेप से नाप कर बता दूंगा, परेशान क्यों होते हो? मैं अभी नाप देता हूँ। कहते हुए राजन ने जैसे ही घूसा बनाया, इकबाल फुर्ती से शोभा के पीछे होता हुआ बोला, नाप लिया, तुम्हारे घूसे के बराबर है। सब
खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर फिर चीनी सैनिक आ गए तो हंसी धरी की धरी रह जाएगी, राजन बोला। किसी ने उत्तर नहीं दिया। सब चलते जा रहे थे। बर्फ गिरना बंद हो गई थी। कई जगह से बादल भी फटता नजर आ रहा था। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, जिसके कारण सर्दी बढ़ गई थी। इस समय वो लोग चटियल मैदान में चल रहे थे, जिसमें छोटी व विशाल चट्टानें बिखरी हुई थीं। चांदी की तरह हर तरफ बर्फ चमक रही थी। एकाएक राजन रुक गया और चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। क्या हुआ? शोभा ने पूछा। मौत आ रही है। कहाँ? कैसी है? सुंदर या बदशक्ल? इकबाल ने कई प्रश्न कर डाले। मौत बदसूरत ही होती है प्यारे। मैं बहुत बड़े दिल का इंसान हूँ, उसे भी गले लगा लूँगा। तो गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, जेट विमानों के रूप में आ रही है। अरे बाप रे! फिर सबकी नज़रें आकाश की तरफ उड़ गईं। दूर उन्हें 4 काले धब्बे दिखाई दिए जो तेज़ी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही पल कानों में गड़गड़ाहट का स्वर गूंजा। अब क्या होगा? पवन बोला। यहाँ तो कहीं छिपने की जगह तक नहीं है। वे आसानी से बमों के सहारे हमारे चिथड़े उड़ा देंगे। तेजी से मेरे साथ आओ, राजन ने कहा। लेकिन कहाँ? वो देखो, एक पहाड़ का सिरा काफी आगे निकला हुआ है, हम उसके नीचे शरण ले सकते हैं। फिर सब उस तरफ भागने लगे। अगर उन्होंने हमें भागते हुए देख लिया तो? जो होगा देखा जाएगा। सब भागते हुए उस पहाड़ के नीचे पहुंचे तो चौंक उठे। उसमें एक दरार दिखाई दे रही थी। सब उस दरार में घुस गए। आगे जाकर उसने गुफा का रूप ले लिया। शोभा ने बैग से 2 मोमबत्तियां निकालकर जला ली। गुफा में चाहे थोड़ी गंदगी थी, लेकिन फिलहाल वहां शरण लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। यहाँ खाना खाकर हम आराम करेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है, राजन ने कहा। फिर सब वहाँ बैठ गए। खाना निकाल लिया गया। विमान की गड़गड़ाहट की आवाज़ अब तेज़ हो गई थी। शोभा बोली, राजी, कहीं वो लोग यहाँ छाता सैनिक ना उतार दें। अगर हम यहाँ घेर लिए गए तो चूहे की मौत मारे जाएंगे। विलियम, राजन ने आदेश दिया, तुम जाकर देख कर आओ बाहर क्या स्थिति है। विलियम बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ मिनटों के बाद उसने आकर बताया कि विमान बहुत नीची उड़ानें भर रहे हैं। उन्हें हमारे यहाँ होने का आभास तो नहीं हो गया? अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर बमबारी करते। तब भी हमें असावधान नहीं रहना चाहिए। खाना खाने के बाद राजन बोला, इकबाल आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। वही देखने जा रहा हूँ कि कितना खतरा है। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहोगी, राजन ने सख्त स्वर में कहा। चिंता मत करो भाभी जान, हम बाहर बर्फ़ में कबड्डी खेलकर 20 मिनट में वापस आते हैं। इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजन को इस तरह देख रही थी जैसे शिकायत कर रही हो, तुम बहुत गंदे हो राजी, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। दोनों बाहर आ गए। नेक्स्ट पार्ट। आसमान काफ़ी हद तक साफ हो गया था। चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। कहीं भी कोई विमान दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है वो लोग असफल होकर वापस लौट गए, इकबाल बोला। चलो, मुसीबत टली। अभी शाम है, अगर हम यात्रा शुरू कर दें तो रात होने से पहले काफ़ी दूर निकल जाएंगे। शायद रात को भी यात्रा जारी रखनी पड़े। फिर वो लोग वापस आ गए। चकाई काफ़ी देर से ट्रांसमीटर द्वारा अपनी बहन नाफी से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी। राजन ने जब उसे चलने का आदेश दिया तो चकाई बोला, मेरे मन में बड़ी देर से एक प्रश्न गूंज रहा है राजन। पूछ लो। कहीं तुम लोग वही राजन इकबाल तो नहीं हो जो एशिया के महान जासूस हैं? जासूस तो हैं, लेकिन महान है या नहीं इसका हमें नहीं पता। ये तुम्हारी महानता है। वैसे मेरी सहायता के लिए तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? तिब्बत की बेटी ने हमें बुलाया था। तिब्बत की बेटी? कौन है वो? नाफी, तुम्हारी बहन, राजन ने कहा और सारी कहानी उसे बता दी। सुनने के बाद वो बोला, तुम लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? हमने तो अपना फर्ज अदा करा है, अब चलो। फिर उनकी यात्रा आरंभ हुई। वो मुख्य सड़क छोड़कर चल रहे थे। इस समय जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे उससे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे। बर्फ की चट्टानें अगर नीचे लुढ़क आएं तो उनकी कब्र बन सकती थी। तभी भयंकर हादसा पेश आया। सलीम का पांव फिसला और वो खाई में लुढ़कता चला गया। सब बेबस से उसे लुढ़कता हुआ देख रहे थे। उसके पास सबसे ज्यादा गोला बारूद था, जो फट गया और फटता चला गया। तेज धमाकों से वो क्षेत्र गूंज उठा। खाई से आग के शोले उठ रहे थे। राजन बड़बड़ाया, ये बहुत बुरा हुआ। शायद अब हम में से कोई नहीं बच सके। क्यों? शोभा ने पूछा। दुश्मन को मालूम नहीं था कि हम कहाँ हैं, अब मालूम हो जाएगा। सब आग के शोले देख रहे थे। उनका साथी जिंदा ही जल गया था। उसकी आत्मा की शांति के लिए सबने 1 मिनट का मौन रखा और फिर आगे बढ़ गए। तेज चलो, राजन बोला। हमें कोई सुरक्षित जगह तलाश करनी है, हमलावर आते ही होंगे। फिर जितनी तेज हो सकता था वो लोग चलने लगे। नेक्स्ट पार्ट। 10 मिनट से ज़्यादा व्यतीत नहीं हुआ था। विमानों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। राजन बड़बड़ाया, जिसका डर था वही हुआ। अभी तक हम सुरक्षित जगह तलाश भी नहीं कर सके हैं। इकबाल बोला, चट्टानों की ऊँट लेकर हम मुकाबला करेंगे। क्यों विलियम? हमारे पास तोपें नहीं हैं। स्टेन गन से विमान को गिराना असंभव है। ठीक है, फिर मैं घोषणा करता हूँ कि जो विमान को मार गिराएगा मैं उसे एक शानदार बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी और पहाड़ों से ऊंची झक सुनाऊंगा। विमान शोर मचाते हुए गुजर गए। उनकी संख्या 7 थी। हमारी संख्या से एक विमान ज़्यादा है। कोई बात नहीं, तुम लोग एक एक विमान गिराना, मैं 2 गिराऊंगा। इकबाल निडर स्वर में बोला। विमान गोता लगाकर जब पलटे तो उनसे गोलियों की बौछार हो रही थी। इकबाल ने अरे बाप रे कहकर छलांग लगा दी, वरना गोलियां उसे छलनी कर देती। उसके आसपास से गोलियां लाइन बनाती हुई निकल गईं। सबसे पहले शोभा ने फायरिंग करी। सभी ने अलग अलग जगह चट्टानों की आड़ ले ली। फिर सबकी गनें गरज उठी। विमान गोलियां बरसाते हुए निकल गए। चट्टानों की आड़ के कारण वो लोग गोलियों की बौछार से बच गए। विमान फिर गोता लगाकर पलटे। जासूस मंडली ने इस बार ज़बरदस्त फायरिंग करी। एक विमान धमाके के साथ हवा में ही फट गया, दूसरे में आग लग गई। वो लड़खड़ाता हुआ एक पहाड़ से जा टकराया। दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और आग के शोलों के साथ धुएं का गुबार उठा। उनके 2 विमान नष्ट हो गए थे, लेकिन वो वापस नहीं गए। इस बार जब वो लौटे तो उन्होंने बम गिराना शुरू कर दिए। धमाकों से वो क्षेत्र गूंज उठा, लेकिन कोई भी निशाना सही नहीं निकला। राजन चिल्लाया, जगह बदलते रहो, वरना अगली बार उसका निशाना सही भी लग सकता है। विमान जब बम बरसाकर दूर निकल गए तो उन्होंने दौड़ लगाकर जगह बदल ली। वहाँ राक्षस जैसी विशाल चट्टानें बिखरी हुई थीं। जगह जगह चीड़ के वृक्ष भी थे। उन्होंने फायरिंग की।
एक और विमान से धुआं निकलने लगा। वो सामने वाले पहाड़ से टकराया। धमाके के साथ आग का तूफान उठा। वो लोग आड़ से निकलकर फिर दौड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भयंकर युद्ध हो रहा हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया था। भागते हुए एक पहाड़ की दरार दिखाई दी। सब उसमें घुसते चले गए। इसी क्षण दरार के मुंह पर एक बम फटा, लेकिन अब वो लोग सुरक्षित थे। सभी हाँफ रहे थे। इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। शोभा बोली। अभी उनके 4 विमान बाकी हैं, उन्हें भी नष्ट करना होगा। कोई फायदा नहीं, वो लोग वापस जा चुके हैं। राजन बोला। विमानों की गड़गड़ाहट की आवाज़ अब नहीं आ रही है। तब ठीक है। नेक्स्ट पार्ट। टॉर्च की रोशनी में दरार में कई जगह मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। वो लोग आगे बढ़ने लगे। एक जगह काफ़ी घास फूस पड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कोई कुछ दिन के लिए यहाँ आकर ठहरा था। राजन रुक गया और बैग से हैंड ग्रेनेड निकालकर घास फूस में रखने लगा। फिर बीच में ऊंची जगह बनाई और एक कंबल ऊपर डाल दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई सो रहा हो। राजी, शोभा ने पूछा। इससे क्या होगा? दुश्मनों का बेड़ा गर्क। कैसे? दुश्मन जब अंदर दाखिल होगा तब यहाँ पर एक व्यक्ति को सोता देखकर फायरिंग ज़रूर करेगा। फायरिंग से हैंड ग्रेनेड फट जाएंगे और दुश्मन मारा जाएगा या उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गुड आइडिया, चकाई बोला। शोभा उसे तारीफ भरी निगाहों से देख रही थी। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे। उस दरार ने एक सुरंग का रूप धारण कर लिया था। न जाने कितनी लंबी सुरंग है, चकाई बोला। जितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमारे लिए सबसे सुरक्षित यही है। वो सुरंग कभी दाएं मुड़ती, कभी बाएं। राजन रेडियम डायल वाली घड़ी देखता हुआ बोला, 7 बज गए, यानी रात हो गई है। अगर दुश्मन इस इलाके में छाता सैनिक भी उतारेंगे तो भी वो लोग इस जगह को तलाश नहीं कर पाएंगे। सवेरे तक के लिए हम लोग सुरक्षित हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सुरंग चौड़ी होती हुई दिखाई दी। वहाँ पानी की कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस जगह पहुंचकर उन्होंने देखा दाईं तरफ एक झरना है। पानी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। लगता है पानी पहाड़ों के बीच से होकर कहीं से आ रहा है। पहाड़ों में ऐसे हज़ारों ज़मींदोज़ रहस्यमयी झरने होते हैं। ये पानी पहाड़ों के अंदर से बहता हुआ किसी खड्ड में जाकर गिरता होगा। अब क्या ख्याल है? चकाई ने पूछा। हम रात यहीं व्यतीत करेंगे। वहाँ की जगह साफ की गई। कूड़ा झरने में बहा दिया गया। फिर सब वहीं बैठ गए। शोभा ने 2 बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जला ली। सब ने मिलकर खाना खाया। फिर चकाई ने ट्रांसमीटर संभाला और अपने हेडक्वार्टर से संबंध स्थापित करने लगा, जिसकी लीडर इन दिनों नाफी थी। काफ़ी देर के बाद एक बारीक सी आवाज़ उभरी और पूछा गया, हम FTF 526 फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हैं। हेडक्वार्टर? हाँ। तुम नाफी हो? हाँ। मैं चकाई बोल रहा हूँ। नाफी, वो हर्षित स्वर में बोला। तुम कैसे हो भैया? मैं सकुशल हूँ। भारतीय जाबाज मेरे साथ हैं। उनके बीच रहते मुझे किसी बात का डर नहीं। लेकिन तुम सब इस समय हो कहाँ? सोनाली की पहाड़ियों में एक गुप्त सुरंग रूपी गुफा है। वहाँ तो तुम लोग खतरे में हो गए। तुम्हें कैसे मालूम? खबरों में बताया गया था कि सोनाली की पहाड़ियों में भगोड़ों पर बम वर्षा की गई। खबर सही है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमने उनके 3 विमान मार गिराए।
सचमुच भारतीय बहुत बहादुर हैं, मेरी उनसे बात करा सकते हो? सब उनकी बातें सुन रहे थे। राजन मुस्कुराया, फिर बोला, तिब्बत की बेटी को राजन का नमस्कार। नमस्कार। मेरे भाई को आपने बचा लिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सच कहती हूँ, मैं पहले आपकी तरफ से निराश हो चुकी थी, लेकिन बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर आपने एक ऐसा धमाका करा है जिसे चीनी कभी नहीं भूल सकते। भारतीय जब वादा करते हैं तो अपनी जान देकर भी निभाते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। इकबाल बीच में बोला, बेताब तो ये बंदा भी है। ये कौन है? एक पागल, राजन ने बताया। जी, और इस पागल को इकबाल द ग्रेट कहते हैं। तुम्हारे लिए झकों का स्टॉक संभाल कर रखा हुआ है, जब मिलोगी तो सारा स्टॉक तुम पर उड़ेल दूंगा। झक क्या होती है? समझने की कोशिश करना, नमूना पेश कर रहा हूँ। उनकी एक तस्वीर बनाई थी, टेढ़ी मेढ़ी बन गई, चश्मा लगाकर देखा तो बंदरिया पेड़ पर चढ़ गई। ठीक है, मैं झक सुनने वहीं आ रही हूँ। नाफी का हंसता हुआ स्वर उभरा। फिर उसने पूछा, वहाँ की कोई निशानी बताइए। इकबाल ने राजन की तरफ देखा। राजन वहां तक पहुंचने का रास्ता बताने लगा। आप लोग चिंता ना करें, हमारे आदमी आप लोग को वहाँ से निकालकर लहासा स्थित हेडक्वार्टर ले आएंगे। लहासा यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 60 किलोमीटर। रास्ते में 2 चौकियाँ हैं, इसलिए चीनी सैनिकों से बचने के लिए हम शिकारियों के भेष में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कहने के बाद राजन ने संबंध विच्छेद कर दिया। नेक्स्ट पार्ट। सभी खामोश थे। थक जाने के कारण सब कुछ देर विश्राम कर लेना चाहते थे। चकाई राजन के पास ही बैठा हुआ था। राजन ने पूछा, चकाई, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अपने संगठन के सदस्यों से मिलकर आगे का प्रोग्राम तय करूंगा। लेकिन अब तुम तिब्बत में स्वतंत्र नहीं रह सकते। जानता हूँ, लेकिन मुझे यहीं रहना है, तिब्बत में, अपनी जन्मभूमि में। नाफी व मैंने अमेरिका में एक कॉलेज में शिक्षा पाई थी। हमारे माँ बाप बहुत रईस थे। उन्हें इसलिए मार डाला गया क्योंकि वो चीनियों के खिलाफ थे और क्रांतिकारियों की मदद करते थे। हम दोनों ने उसी समय कसम ली थी कि अपने देश को गुलामी से मुक्त कराएंगे। उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। मैं तुम्हारे विचारों की कद्र करता हूँ, लेकिन अब तुम खुलेआम कार्य नहीं कर सकोगे। भारतीय क्रांतिकारियों की कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं की तरह ज़मीन दोज़ होकर हम अपना आंदोलन चलाएंगे। भगवान तुम्हें सफल बनाए। वैसे लहासा पहुंचकर हम कहाँ ठहरेंगे? शहरी आबादी में एक मकान है जिसमें कई तहखाने हैं, वहीं हमारा हेडक्वार्टर भी है। क्या चीनियों को उस मकान पर शक नहीं होता? नहीं, वो लोग प्रकट रूप से चीनियों की तरफदारी करते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि तिब्बत में चीनियों का ही शासन होना चाहिए, इसलिए चीनी उन्हें अपना वफादार समझते हैं, जबकि वो हमारे साथी हैं। उसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई। थकान के कारण एक एक करके सभी सो गए। राजन जागता रहा क्योंकि पहरेदारी भी ज़रूरी थी। एकाएक वो उठा और झरने की तरफ बढ़ने लगा। टार्च उसने जला ली थी। फिर वो ध्यान से एक एक जगह को देखने लगा। झरने के पास ही काफ़ी पत्थर लगे थे। ऊपर की चट्टानें कई जगह से उभरी हुई थीं। वहाँ से निकलने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इन पत्थरों के दूसरी तरफ कोई रास्ता हो। सोचकर उसने उभरी चट्टानों को पकड़ा और पत्थरों पर पांव रखकर आगे बढ़ने लगा। राजन ने बहुत बड़ा खतरा उठाया था। पांव फिसलते ही वो झरने में जा गिरता। झरना कितना गहरा है इसका आभास उसे नहीं हो सका था। वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। कोई 20 कदम जाने के बाद उसे काफ़ी बड़ी खुली जगह दिखाई दी।
जहां खतरे के समय छुपा जा सकता था। उसका चेहरा खिल उठा। फिर वो वापस आ गया और चट्टान से पीठ टिकाकर बैठ गया। कब उसे नींद का झोंका आ गया उसे मालूम नहीं हो सका, लेकिन धमाकों की आवाज़ ने उसे जगा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर उसने सबको हिला हिला कर जगा दिया। शोभा ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, राजी, क्या हुआ? दुश्मन आ रहा है, हथियार संभाल लो। सबकी नींद काफूर हो गई और उन्होंने हथियार संभाल लिए। हमें मुकाबला नहीं करना है, छुपना है। यार, इकबाल बोला। कहीं तुम्हें नींद के दौरे तो नहीं पड़ रहे? क्या मतलब? इसके अलावा और कौन सा छुपने का स्थान है? झरने के नीचे की तरफ है। जब तुम लोग सो रहे थे तब मैंने देखा था। आओ मेरे साथ। फिर राजन ने उस गुप्त जगह तक जाने का मार्ग बताया और बोला, एक एक करके सब उस तरफ पहुंचो, लेकिन बहुत ध्यान से। अगर फिसल गए तो लाश भी नहीं मिलेगी। फिर सब एक एक करके उस तरफ उतर गए। राजन ने वहाँ अपने दल की उपस्थिति के सारे चिन्ह मिटा दिए और फिर खुद भी सावधानी के साथ दूसरी तरफ पहुंच गया। बहुत से कदमों के साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। इकबाल बोला, लगता है हरामजादे पहुंच गए। हाँ। कुत्ते उन्हें यहाँ तक ला सकते हैं। तुम मूर्ख हो। जिस रास्ते से हम आए हैं कुत्ते उस रास्ते से नहीं आ सकते। वो झरने के पास खड़े होकर भौंकेंगे। तब चीनी ऑफिसर यही समझेंगे कि हमने झरने की गहराई में कूदकर आत्महत्या कर ली है या निकल गए हैं। राजन बोला, बहुत खूब। चकाई बोला, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन जब उन्हें लाशें नहीं मिलेंगी तब क्या होगा? झरने के पानी का बहाव बहुत तेज है। वो सोचेंगे लाशें बह गईं। इसके बाद सब खामोश हो गए। ऊपर से चीनियों के शोर की आवाज़ें आ रही थीं। पहले तो टार्च चमकी, फिर बुझ गई। उसके बाद तेज रोशनी हुई। स्पष्ट था, वो सर्च लाइट का प्रकाश था। कुछ मिनटों के बाद फिर अंधेरा हो गया। सबके दिल धड़क रहे थे, क्योंकि किसी क्षण भी चीनियों का मुकाबला हो सकता था। मुकाबले की अवस्था में वहाँ से भागने का प्रश्न ही नहीं था। मौत निश्चित थी। शोभा धीरे से बोली, समझ नहीं आया, ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच कैसे गए? अवश्य हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया होगा। देखती नहीं, पूरी तैयारी के साथ आए। अब ऊपर कोई हलचल नहीं हो रही। लगता है वो लोग चले गए। तब भी हम सवेरे से पहले यहाँ से नहीं निकलेंगे। फिर सब लोग विश्राम करने लगे। तभी राजन चौंका। ट्रांसमीटर का हरा बल्ब स्पार्क कर रहा था। उसने स्विच ऑन कर दिया। चीनी भाषा में कुछ लोग बातें कर रहे थे। ट्रांसमीटर ने उनकी फ्रीक्वेंसी कैच कर ली थी। हेलो, कॉलिंग हेडक्वार्टर। हेलो हेडक्वार्टर अटेंडिंग। मैं यूनिट नंबर 3 से मेजर पिंग बोल रहा हूँ। हमने भगोड़ों को खोज लिया है। गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले आओ। लेकिन उन्होंने तो गुफा के अंदर मौजूद झरने में कूदकर आत्महत्या कर ली। लाशें मिली? पानी का बहाव बहुत तेज है, लाशें बह गई हैं। तब भी लाशों को तलाश करो। उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई। चकाई बोला, राजन, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। अभी तक हम खतरों को अंगूठा दिखाते आए हैं और इस बार पूरा हाथ दिखा के निकल जाएंगे। इकबाल ने उसकी बात पूरी की। सब हंस पड़े। राजन उठकर उस जगह का निरीक्षण करने लगा। एक जगह बहुत सी झाड़ियाँ उगी हुई थी। हाथों से जब उसने झाड़ियाँ हटाई तो चौंक उठा। पीछे एक दरार थी। यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? इकबाल ने पूछा।
हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, छुपने का एक और स्थान मिल गया है। ऊपर से आवाज़ आने लगी थी। बातें उन्हीं के बारे में हो रही थी। राजन ने सबको उस दरार में घुसने का आदेश दे दिया क्योंकि चीनियों ने झरने में रस्सा लटका दिया था। वो उस तरफ भी आ सकते थे। तुम्हारा भगोड़ों के बारे में क्या ख्याल है? एक स्वर उभरा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि हम उन्हें मार डालेंगे तो उन्होंने आत्महत्या कर लेना ही उचित समझा। दूसरा स्वर। यही ख्याल मेरा भी है। अब हमारे ऑफिसर कहते हैं झरने में उतरकर लाशें तलाश करो, लेकिन लाशें अब तक बहकर ना जाने कहाँ पहुँच चुकी होंगी। कुछ भी हो, ऑफिसर का आदेश है जिसका हमें पालन तो करना ही होगा, वरना कोर्ट मार्शल करके गोली से उड़ा देंगे। तीसरा स्वर। मेरा वश चले तो ऑफिसरों को यहाँ बुलाकर झरने में धक्का दे दूँ। हमारे ऑफिसर हमें जानवर समझते हैं। बहस छोड़ो, अब नीचे उतरो। 2 चीनी सैनिक रस्सा थामकर नीचे उतरे। फिर एक चीख उभरी। सर्च लाइट की रोशनी झरने में डाली गई। चीखों के साथ स्टेन गन की गोलियों की आवाज़ उभरी। झरने के अंदर जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ गोलियाँ चलाई जा रही थीं। फिर गोलियाँ चलना बंद हो गईं। कुछ क्षणों के बाद एक स्वर सुनाई दिया। दोनों में से एक ख़त्म हो गया, दूसरे को ऊपर खींचो। कुछ क्षणों के बाद एक और स्वर सुनाई दिया। क्या हुआ था? ऑक्टोपस जैसा कोई सूंड वाला जानवर था। लाशें वहीं से बह गई होंगी। वहाँ एक भी लाश नहीं थी। तभी ऑक्टोपस ने उसे दबोच लिया और वो चीखने लगा। उसने मेरी भी टांग पकड़ ली थी, लेकिन मैंने टांग छुड़ाकर रस्सी पकड़ ली। फायरिंग करके अगर आप उसे ख़त्म ना करते तो मैं भी मारा जाता। तुम्हारे पाँव तो काफ़ी ज़ख्मी हैं, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। चलो इसे उठाओ। फिर एक ने उसे उठाया। फिर वो लोग बाहर की तरफ चल पड़े। कदमों की आवाज़ें जब बहुत दूर जाकर समाप्त हो गईं तो सबसे पहले राजन वहाँ आया। रास्ता साफ देखकर बाकी सबको भी उसने बुला लिया। राजन, चकाई बोला। रास्ता साफ है, क्यों ना हम यहाँ से निकल चलें? ठीक है, चलो। फिर वो सब सावधानी से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग गुफा के बाहर पहुंचे तो चौंक उठे। बाहर ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी। नेक्स्ट पार्ट। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये फायरिंग कैसी हो रही है? शोभा ने पूछा। मुझे लगता है नाफी और उसके साथी चीनी सैनिकों से टकरा गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। चकाई चिंतित स्वर में बोला। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। सावधानी से मेरे पीछे आओ। उस तरफ बढ़ना खतरनाक था, लेकिन वो लोग तब भी उस तरफ बढ़ रहे थे। एक बर्फीले टीले के पास पहुंचकर उन्होंने देखा चीनी सैनिक सामने की तरफ फायरिंग कर रहे हैं। उनकी संख्या 40 से कम नहीं थी। राजन, चकाई बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी चुपचाप तमाशा देखो। क्या तुम नाफी की सहायता नहीं करोगे? भावुक मत हो मेरे भाई। जब हम नाफी के बुलाने पर यहाँ आए हैं तो उसकी सहायता क्यों नहीं करेंगे? लेकिन पहले स्थिति को समझ लेने दो। कहीं ऐसा ना हो चीनियों ने हमारी स्थिति जानने के लिए ऐसा नाटक रचाओ। अगर नाटक हुआ तो हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा? इंतज़ार करो। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही दूसरी तरफ की फायरिंग कमज़ोर पड़ने लगी। लगता है उनके पास गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब क्या करें? चीनी आगे बढ़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि वो लोग तुम्हारे साथ ही हैं। सब फैल जाओ। जैसे ही मैं पहली गोली चलाऊंगा सब धावा बोल देना। फिर वो लोग अर्ध गोलाकार में फैल गए। जैसे ही राजन ने पहली गोली चलाई,
सबकी स्टेन गनें भी गरज उठी। चीनी उस हमले के लिए तैयार नहीं थे। कुछ तो मारे गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाफी व उसके साथी भी वहां पहुंच गए। भैया, नाफी जोर से चिल्लाई और फिर दोनों लिपट गए। तुम बहुत कमजोर हो गए हो भैया। चीनियों की कैद में हलवा पूड़ी नहीं बल्कि हवा खाने को मिलती है, इसलिए कमजोर नहीं तो क्या मोटा होकर आता? इकबाल ने झट से कहा। नाफी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चकाई बोला, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं। ट्रांसमीटर पर आवाज सुनी थी, याद आया। इकबाल द ग्रेट। पहचानने का शुक्रिया। और मिस्टर राजन कहाँ हैं? बंदे को राजन कहते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। इनसे मिलकर आपको और भी ज्यादा खुशी होगी। इकबाल शोभा की तरफ इशारा करते हुए बोला। इनका परिचय? ये मेरी होने वाली भाभी शोभा और राजन की शब्बो जी हैं। ओ, तब तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। शोभा लजा गई। नाफी ने शोभा को गले से लगा लिया, फिर बोली, बहुत किस्मत वाली हैं आप, जो आपको राजन जैसा साथी मिला है। इस तारीफ का शुक्रिया। तभी चीनियों का ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। नाफी बोली, कॉल अवश्य ही चीनी हेडक्वार्टर से आई होगी। ऐसा ही लगता है। चकाई बोला, कॉल अटेंड करनी पड़ेगी वरना उनको शक हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो वो हमको पहचान जाएंगे। इकबाल बोला। राजन ने किसी की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ट्रांसमीटर पर झुक गया और ऑन का बटन दबा दिया। हेडक्वार्टर से यूनिट 3 को कॉल किया जा रहा था। राजन जरा सा खांसता हुआ और स्वर को भारी बनाता हुआ बोला, यूनिट 3 स्पीकिंग। तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? जुकाम खांसी के कारण ऐसा है सर। बाकी मिले? नो सर। लेकिन पहले तो तुमने बागियों के होने की सूचना दी थी। कोहरे के कारण दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, वो हमारा भ्रम था। झरने में फिर से लाशें तलाश करने की कोशिश करो, हो सकता है चकाई लामा की लाश मिल जाए। यस सर। तभी चीनी कैदी चीखा, जनरल जनरल धोखा, इन्होंने हमारे कई चीनी सैनिक मार डाले हैं, हम इनकी कैद में हैं। कुछ और चीनी कैदी भी चिल्लाए। राजन ने ऑफ का बटन दबा दिया। जो सबसे पहले चिल्लाया था, इकबाल ने उसके पेट में भरपूर ठोकर जड़ दी। वो उछलकर दूर जा गिरा। विलियम ने स्टेन गन का भरपूर वार उसके सर पर कर दिया। उसका सर पके तरबूज की तरह फट गया। राजन, चकाई बोला, हम खतरे में हैं। राजन ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक चीनी का गिरेबान पकड़कर दांत पीसता हुआ बोला, हमने तुम लोगों की जान बख्शी और तुम लोगों ने हमें ये फल दिया। सच है, चीनी किसी के सगे नहीं होते। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। वो 8 थे। इकबाल, विलियम व पवन ने उन्हें अपनी स्टेन गन के जोर पर एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर राजन ने अपनी स्टेन गन उठाई और उन पर फायरिंग कर दी। सब खून उगलते हुए ढेर हो गए। मिस्टर राजन? नाफी राजन का रौद्र रूप देखकर सहमे स्वर में बोली, इनके लिए यही सजा उचित थी। ये लोग दोस्त की पीठ पर भी छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। वैसे भी हम इन्हें कैदी बनाकर अपने साथ नहीं रख सकते थे। फिर उनकी लाशें वहीं छोड़कर वो लोग चल पड़े। इस बार नाफी उनका मार्गदर्शन कर रही थी। इकबाल कनखियों से नाफी को देख रहा था। उसका चेहरा तिब्बती औरतों की तरह ना तो चौड़ा था और ना ही नाक चपटी। गोल चेहरा व नाक सुती हुई थी। गोरा सुर्खी लिए हुए चेहरा था। गाल सुर्ख टमाटर की तरह दहक रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी व भूरे रंग की थीं। बाल कंधों तक कटे थे। होंठ पतले पतले और इतने लाल थे जैसे कुदरत ने रंग दिए हों।
सुराहीदार गर्दन, लगता था भगवान ने उसे बनाने में अपनी सारी कारीगरी खर्च कर दी हो। उसने चमड़े की काली जैकेट और चुस्त पैंट पहन रखी थी। सर पर फर वाली गर्म टोपी थी। करीब पौन घंटे के बाद वो लोग सड़क पर पहुंच गए। वो सड़क फौजी प्रयोग के लिए बनाई गई थी। इस सड़क द्वारा हम लहासा पहुंच जाएंगे। नाफी बोली। सच कह रही हो? इकबाल झट से बोला। क्या आपको मेरी बात पे शक है? कौन उल्लू का पट्टा शक कर सकता है? आप तो अपने आप को गाली देने लगे। एक और गाली दूंगा अगर तुमने मुझे आप कहा तो। तुम कहो या इकबाल भी कह सकती हो। आप जैसा अच्छा इंसान खुद को गाली दे, ना ना, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं तुम्हें तुम ही कहूंगी। नाफी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। सामने एक जीप खड़ी थी। नाफी के कहने पर सब जीप में बैठ गए। अपने साथियों को उसने वहीं छोड़ दिया था। वो जीप सड़क पर दौड़ने लगी तो शोभा ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ ही साथ नहीं चलेंगे? वो बाद में पहुंच जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद नाफी ने जीप कच्ची सड़क पर मोड़ी तो चकाई बोला, ये रास्ता तो लंबा पड़ेगा। लेकिन सुरक्षित है। सैनिक ट्रकों का खतरा नहीं रहेगा। नाफी ने कहा और फिर पूछा, तुम लोग को तो भूख लगी होगी। भूख तो लगी है, लेकिन यहाँ क्या तुम्हें खाएंगे? इकबाल बोला। खा सकते हो तो खा लो। नाफी मुस्कुराती हुई बोली। वैसे मैंने खाने का प्रबंध किया है। टिफिन बॉक्स में उबले अंडे और मक्खन लगी ब्रेड रखी है। फिर टिफिन खोलकर वो लोग खाने लगे। खाते हुए राजन ने पूछा, चीनी सैनिकों से तुम्हारा टकराव कैसे हो गया? तुम लोगों की सहायता के लिए गुफा की तरफ आ रही थी। उसी समय गुफा से चीनी सैनिक बाहर निकले और टकराव हो गया। अगर तुम लोग समय पर ना पहुंचते तो हम लोग अवश्य मारे जाते या गिरफ्तार कर लिए जाते। क्या कारतूस खत्म हो गए थे? बहुत थोड़े कारतूस रह गए थे। लेकिन तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? तुम्हारी तरफ से फायरिंग सुस्त हो गई थी, इसी से मैंने अनुमान लगाया। जीप कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। इकबाल बार बार कनखियों से नाफी को देख लेता था। नेक्स्ट पार्ट। एकाएक नाफी बोली, सावधान हो जाओ, चेक पोस्ट आ रही है। क्या वहां चेकिंग होगी? आजकल क्रांतिकारियों का जोर है, इसीलिए चेकिंग हो सकती है। तब तो उन्हें खत्म करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इकबाल तैयार हो जाओ। फिर राजन व इकबाल ने अपने रिवॉल्वरों पर साइलेंसर फिट कर लिए। सैनिक रुकने का इशारा कर रहे थे। नाफी ने उनके पास जाकर जीप रोक दी। एक सैनिक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ आ गया। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बनी थी, शायद वही चौकी थी। जैसे ही सैनिकों ने उनसे कागजों के बारे में पूछा, राजन व इकबाल ने खोपड़ी का निशाना लेकर गोली चला दी। वो बिना आवाज निकाले ढेर हो गए। पास ही एक खाई थी। राजन के आदेश पर विलियम और पवन ने उनकी लाशें उठाकर खाई में फेंक दी। इसके बाद कोई रुकावट नहीं आई। जासूस मंडली ने चीनी सैनिकों की वर्दी उतारकर तिब्बती पोशाक धारण कर ली। लहासा, जो तिब्बत की राजधानी थी, वो आबादी वाला क्षेत्र था। वहाँ एक पैगोडा भी था जो बौद्ध मंदिर था। चीनियों ने वहाँ के सारे धर्म ग्रंथ जलाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया था। वहीं उन्हें एक सैनिक टुकड़ी मिली, लेकिन शहर में उनसे किसी ने कोई पूछताछ नहीं करी। जिस इमारत के सामने नाफी ने जीप रोकी वो लाल रंग की थी
और उस पर चीनी झंडा फहरा रहा था। वो इमारत एक गली में थी। सब लोग उस इमारत में प्रविष्ट हो गए। अगर तुम लोग स्नान करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, इकबाल बोला। दवा खा लो। नाफी ने सलाह दी। तब तो और ज्यादा होने लगेगा। फिर कैसे इलाज किया जाए? नाफी घबराए स्वर में बोली। शोभा मुस्कुराती हुई बोली। इनका इलाज मैं जानती हूँ। क्या? जब तक देवर जी झक नहीं उगल देंगे इनके पेट का दर्द होता रहेगा। देवर जी, उगल दो। नाफी शर्माने का वादा करे तो। नाफी ने शोभा की तरफ देखा। शोभा बोली। वायदा कर लो, करने में क्या जाता है। ठीक है, वायदा किया। अगर तुम शर्माई तो मैं तुमसे भी ज्यादा शर्माऊंगा, कह देता हूं। आप सुना भी डालो देवर जी, शोभा बोली। वरना पेट का दर्द बढ़ता चला जाएगा। इकबाल ने झक सुनाई। गाल तेरे टमाटर जैसे खुदा ने बनाए हैं, आंखें तेरी जैसे दो कमल लगाए हैं, होठों की सुर्खी तूने गुलाबों से चुराई है, गोरा रंग इसलिए तूने मलाई खाई है, गर्दन तेरी सुराही जैसी कहीं पानी छलक ना आए, मुस्कुराती है तू ऐसे सारी दुनिया में बाहर आ जाए। नाफी लाज से दोहरी हो गई। गालों की सुर्खी और भी बढ़ गई। धत तेरे की। क्या हुआ देवर जी? शोभा ने पूछा। अब मुझे भी शर्माना पड़ेगा। फिर इकबाल कुछ इस तरह से शर्माया कि शोभा के साथ साथ नाफी भी हंस पड़ी। इकबाल शर्माता हुआ भागकर बाथरूम में घुस गया। नेक्स्ट पार्ट। फ्रेश होकर वो सब आ गए तो नाफी ने सबको गर्मा गर्म कहवा पिलाया। फिर सबको खाना खिलाया। खाने के बाद इकबाल अंगड़ाई लेता हुआ बोला, तो नींद आ रही है। चलो मैं तुमको कमरा दिखा देती हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ गए। नाफी ने इकबाल का हाथ थाम लिया। इकबाल चौंका, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो उसे लेकर एक छोटे कमरे में पहुंची, जिसके फर्श पर बिछौना बिछा हुआ था। आतिशदान में लकड़ियां धधक रही थीं। अब सो जाओ। जब तक तुम सामने रहोगी मैं नहीं सो सकता। क्यों? तुम्हें देखकर लाल टमाटर याद आने लगते हैं। धत। वो लजा गई। इसमें लजाने की क्या बात है? चाहो तो तुम भी मुझे कुछ कह सकती हो। तुम नाराज हो जाओगे। तुम कहकर तो देखो। तुम मुझे पके कद्दू नजर आते हो। वाह 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 वाह, क्या तारीफ की है, मजा आ गया। इसी खुशी में बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, तुमने तो शादी कर ली होगी। अरे लानत भेजो शादी करने वालों पर। क्या शादी नहीं करोगे? करूंगा, जब कोई नीली पीली हरी साड़ी वाली तैयार हो जाए। नाफी हंस पड़ी। कुछ क्षणों के बाद इकबाल ने बेतुका सा प्रश्न किया, तुम यहाँ जीवन कैसे बिताती हो? बिता ही रही हूँ। हर समय जान का खतरा बना रहता होगा। यहाँ तो जालिम चीनी लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जला देते हैं। सच? हमारी नजरों के सामने कईयों को जिंदा जला दिया गया था। उनका अपराध? आज़ादी मांगना। तभी बदले के लिए तुम्हें अपने नाजुक हाथों में राइफल थामनी पड़ी। हाँ। तुम्हारे संगठन में कितने व्यक्ति हैं? लगभग 800। सबके पास हथियार हैं? आधों के पास हैं। अगर सबके पास हथियार होते तो चीनियों को हम नाको चने चबवा देते। तुम लोग काफ़ी सामान सैनिकों से छीन कर लाए हो, वो सब हमारे काम आएगा। यूरोप से तुम लोगों को हथियार मिल सकते हैं। हम लोग गोरों से व्यापार नहीं करना चाहते। वो हमें कुछ देंगे तो हमसे भी कुछ चाहेंगे। लुटेरे हैं वो भी। हम आज़ादी की नींव अपने खून पर रखना चाहते हैं। मैंने कुछ वर्ष लंदन में बिताए हैं। वो भी दूसरों की आज़ादी हड़पना जानते हैं।
इकबाल आश्चर्य से उसे देख रहा था। वो तो उसे तिब्बत की बेटी समझ रहा था, लेकिन वो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ज्ञाता भी थी। अब मैं चलूंगी। नाफी ने कहा और उसे प्यार भरी दृष्टि से देखती हुई चली गई। थोड़ी देर के बाद वो पानी का गिलास लेकर आई और उसे छोटी मेज पर रखती हुई बोली, पानी रखना भूल गई थी, प्यास लगे तो पी लेना। ठीक है, लेकिन क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। परेशानी की ही तो बात है। क्यों? आज चकाई भैया की तलाश के बहाने चीनी सैनिकों ने तिब्बतियों की कई बस्तियां तबाह कर दी और भयानक तबाही मचाई। तबाही का कारण? उनका कहना है कि भैया उनकी बस्ती में छुपे हुए हैं। लेकिन ये तो गलत है। वो हरामजादे गलत की नहीं, जुल्म की परिभाषा जानते हैं। नाफी नफरत भरे स्वर में बोली, अब तो इस बस्ती की भी खैर नहीं। अगर वो लोग इधर आए तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे। तुम सबको तो हम तहखाने में उतार देंगे। चिंता तो बस्ती वालों की है जो उनसे भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तब तो भयानक मारकाट मचेगी। हाँ, चीनी शक्तिशाली हैं और तिब्बती कमज़ोर। काबला ना हो, इसीलिए भैया उन्हें समझाने गए हैं। इस तरह तो वो फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। भैया खतरे से नहीं डरते। वैसे राजन और हमारे 4 साथी उनके साथ गए हैं जो हथियारों से लैस हैं। राजन ने मेरे लिए कुछ कहा? यही कि तुम इसी जगह रहोगे। अब सो जाओ, वो लोग आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। न जाने क्यों तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। नाफी ने मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अगर मेरी सल्लो यहाँ होती तो तुम्हारे बाल नोच लेती। इकबाल बुदबुदाया और आंखें बंद कर ली।